स्टूडेंट, हमारी शिक्षण की सामान्य प्रविधियाँ चल रही थी। तो इसमें मैंने जैसे कि बताया था कि हमारी 6 हो चुकी थी, आज हमारी 7 है और उसे हम देखेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो शिक्षण की प्रविधियाँ हैं वो क्यों यूज़ की जाती हैं या उनका क्या उपयोग होता है और किस तरह से इनका यूज़ होता है, ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और एक और बात मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और हर बार बताती हूँ, और इसलिए बता रही हूँ कि शायद कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो उन्हें नहीं पता होगा ये चीज़। हो सकता है कुछ लोग आज ही स्टार्ट कर रहे हो मेरी वीडियो देखना, तो उनको बताने के लिए वो जान पाएँ ये सब, इसलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ कि जो शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं और शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो कुछ लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। शिक्षण विधियाँ अलग होती हैं और शिक्षण प्रविधियाँ अलग होती हैं। विधि और प्रविधि में अंतर होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे एक ही मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। विधि वो होती है जिसके द्वारा हम छात्र को ज्ञान प्रदान करते हैं। विधि के द्वारा हम छात्र को ज्ञान प्रदान करते हैं, और प्रविधि में शिक्षक के द्वारा जितनी भी गतिविधियां होती हैं जो शिक्षक करता है वो सारी निहित होती हैं। तो विधि और प्रविधियों में अंतर होता है। और शिक्षण प्रविधि का यूज़ क्यों किया जाता है? शिक्षण प्रविधि का यूज़ मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता दे रही हूँ। तो उसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जिससे हमारी विषय वस्तु जो है उसके प्रस्तुतिकरण को हम रोचक बना सकें, प्रभावशाली बना सकें और उद्देश्यपरक बना सकें। इसलिए हम शिक्षण प्रविधियों का यूज़ करते हैं। मतलब विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाने के लिए, उद्देश्यपरक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम जिन उपायों का यूज़ करते हैं उनको हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। समझ आ गई होगी? जो लोग नए हैं उनको भी समझ आ गई होगी, और जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको तो समझ आ ही गई होगी, क्योंकि मैं हर बार ये एक्सप्लेन करती हूँ। और शिक्षण प्रविधि के प्रकार भी मैंने आपको बताए थे: प्रश्नोत्तर, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। तो आज हमारा उदाहरण प्रविधि ही है, यही हम देखेंगे। और शिक्षण विधि और प्रविधि में मैंने अंतर आपको बता ही दिया है कि क्या अंतर होता है इसमें। शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है, ये याद रखिएगा, जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से ना होकर केवल शिक्षण विधि से होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये आ जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है और शिक्षण प्रविधि का संबंध उद्देश्य से नहीं होता, केवल शिक्षण विधि से होता है। शिक्षण विधि का शिक्षण उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रविधि क्या है, प्रविधि वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की हमें ज़रूरत होती है उन्हें इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि या जिस भी तरीके का यूज़ करता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। तो ये आपकी समझ आ गई होगी कि प्रविधि किसे कहते हैं और इनका उपयोग क्या है, कहाँ पर इनका उपयोग होता है, कैसे किया जाता है, ये सब मैंने आपको बताया है। और चलिए आज हम देखते हैं अपनी 7th प्रविधि, जो कि उदाहरण प्रविधि है, लेकिन उसे हम देखेंगे बाद में। पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है सब्सक्राइब करना। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि ये एक तरह से हमारा जो जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं और आपको मार्क्स मिलते हैं तो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी तरह से ये हमारे मार्क्स मिल रहे हैं हमें, ये हमें हमारा एक तरह से एग्ज़ाम है। और हमें सिर्फ अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को तो वो हम एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, हम उसे पास कर रहे हैं, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, आप लोग मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल्पना कुलश्रेष्ठ लर्निंग कॉर्नर के नाम से ही मेरा फेसबुक पर पेज बना हुआ है, और इंस्टाग्राम पर भी कल्पना लर्निंग कॉर्नर के नाम से है, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये प्रविधियाँ इतनी ज़रूरी नहीं हैं, एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी आप लोग को जानना ज़रूरी है कि प्रविधियाँ होती क्या हैं और कितनी होती हैं और इनका यूज़ क्या है, तो मैं इसीलिए आपको ये करा रही हूँ। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं समझ ना आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे। उदाहरण प्रविधि में उदाहरणों का प्रयोग छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना को जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि हेतु किया जाता है। आपको समझ आ रही होगी कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। हम एग्ज़ाम्पल देकर, एग्ज़ाम्पल का यूज़ करके छात्रों की जो विचार शक्ति है या कल्पना शक्ति है उसे जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उदाहरण वास्तव में वह सामग्री है जो पाठ्य वस्तु को रोचक, बोधगम्य तथा स्पष्ट करने में सहायक होती है। एग्जाम्पल्स क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स का क्या काम है? हम बीच में कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं या कुछ भी पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल क्यों देते हैं? इसलिए कि जिससे कि चैप्टर रोचक हो सके, बोधगम्य हो सके और स्पष्ट मतलब समझ में आए छात्रों की, इसलिए तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं। शिक्षक खोज कर वांछित उदाहरण तथा दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके विषय सामग्री को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं कि जिससे जो छात्र हैं उनके जो विषय सामग्री है वो आसानी से समझ में आ जाए। उदाहरणों के प्रयोग से अमूर्त, कठिन तथा जटिल विषयों को मूर्त, सुगम तथा आसान बनाया जाता है, जिससे छात्रों के मस्तिष्क पर ज्ञान की अविष्ट छाप पड़ जाती है। तो ये मैंने बताया है कि जो कठिन है, जटिल है, उन विषयों को आसान बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जिससे वो छात्रों के मस्तिष्क पर स्थायी रूप से छप जाए या स्थायी हो जाए। अच्छे और उत्तम कोटि के उदाहरण दुरूह कथनों को सजीव, सरल तथा ग्राह्य बनाकर विषय की क्लिष्टता को कम करने का प्रयास करते हैं। शिक्षण में सटीक उदाहरण तथा दृष्टांत देना एक कला है जिसमें शिक्षक को पारंगत होना आवश्यक है। देखिए, ये भी एक कला होती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई एग्जाम्पल्स दे दे, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स भी देना बहुत एक क्वालिटी होती है जो कि हर किसी में नहीं होती है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। इस प्रविधि के प्रयोग से छात्रों की जिज्ञासा का समाधान होता है, वे विषय के सार तक सरलता से पहुंच जाते हैं और ज्ञान के प्रति रुचि में वृद्धि होती है। तो ये आपकी समझ आ गया होगा कि विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है। एग्जाम्पल्स छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है और छात्रों की जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा का समाधान होता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक जब इस प्रविधि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के सटीक उदाहरण व सामग्री को उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सरलता से समझ जाते हैं और वे स्वयं भी नए नए उदाहरण तथा दृष्टांत देने की कला में दक्ष होने लगते हैं। जब शिक्षक इस प्रविधि का यूज़ करता है, तरह तरह के उदाहरण या फिर ऐसी सामग्री का यूज़ करता है जिससे सरलता से समझ में आए चीज़ें, तो क्या होता है वो खुद भी नए नए उदाहरण और जो दृष्टांत होते हैं उन्हें देने की कला में और उसमें दक्षता आती जाती है। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके 2 प्रकार हैं, शाब्दिक उदाहरण और दृश्यात्मक उदाहरण। तो 2 हैं इसके। शाब्दिक उदाहरण क्या होते हैं, जैसा कि पता ही चल रहा है कि बोल के होते हैं ये, तो चलिए देखते हैं इसे।
शाब्दिक या शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरण को शाब्दिक या मौखिक भी कहा जाता है। शाब्दिक उदाहरणों में सुनने और समझने की क्रियाएं होती हैं जो छात्रों को सुनने तथा समझने में उचित प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। उदाहरणों का प्रयोग करके शिक्षक पाठ्य सामग्री की कठिन संकल्पनाओं, अमूर्त भावों तथा मुश्किल तथ्यों को समझने के लिए ऐसे शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करता है जिससे छात्र सरलता से पाठ्य सामग्री समझने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। शाब्दिक उदाहरणों के अंतर्गत मौखिक उदाहरण, दृष्टांत, कहानियाँ, लोकोक्ति, नीति, श्लोक, उपमाएं, रूपक तथा उत्प्रेक्षाओं आदि को समावेशित किया जाता है। शाब्दिक उदाहरणों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। शाब्दिक उदाहरण में भाषा का प्रयोग आवश्यक है, अतः अच्छे शिक्षकों का भाषा पर सदैव अच्छा अधिकार रहता है, तभी वे शाब्दिक उदाहरणों का खुलकर प्रयोग कर उत्तम शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए जो शाब्दिक उदाहरण, उसमें क्या होता है कि एक टीचर को भाषा पर अधिकार होना चाहिए, मतलब भाषा उसकी शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, इस तरह की भाषा का यूज़ करना चाहिए जिससे कि छात्रों की जल्दी समझ में आए और रोचक भी लगे। अब कोई कहानी सुनाएंगे या कोई लोकोक्ति सुनाएंगे या कोई श्लोक सुनाएंगे तो इसमें क्या होता है, एकदम शुद्ध भाषा का यूज़ किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। आगे चलते हैं। शाब्दिक उदाहरणों का प्रयोग। शाब्दिक उदाहरणों का प्रयोग करते समय शिक्षकों को निम्न बातों पर गौर करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? शिक्षक को पाठ योजना तैयार करते समय ही यह विचार कर लेना चाहिए कि पाठ प्रस्तुतिकरण में कब, कहाँ और किस स्थल पर कौन कौन से उदाहरणों का प्रयोग करना है। इस प्रकार की योजना बनाने से शिक्षक को कक्षा शिक्षण में कठिनाई नहीं आएगी और वह सरलता से सटीक उदाहरणों का प्रयोग कर सकेगा। देखिए इसमें यह बताया गया है कि जब भी शिक्षक को जब भी शिक्षकों को ऐसे उदाहरणों का यूज़ करना है तो एक पाठ योजना पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए और उसमें पाठ प्रस्तुतिकरण में कब, कहाँ और किस स्थान पर कौन कौन से उदाहरण देने हैं, तो ये योजना पहले ही बना लेनी चाहिए जिससे शिक्षक को कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण सरल, शुद्ध, स्पष्ट तथा सुगम भाषा में होने चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। उदाहरण कक्षा के स्तर के अनुकूल होने चाहिए, अन्यथा उदाहरण दुरूहता फैला देंगे और विषय सामग्री उन्हें स्पष्ट नहीं हो सकेगी। उदाहरण प्रस्तुत करते समय लोकोक्ति या जन श्रुतियों की भाषा में यथासंभव कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। असत्य, अवास्तविक तथा व्यक्तिगत आक्षेप वाले उदाहरणों के प्रयोग से शिक्षकों को बचना चाहिए। देखिए जब तक पूरी तरह ये ना हो कि ये सही है, कोई उसके प्रूफ होने चाहिए। जब भी हम कोई एग्जाम्पल्स देते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही बस बना के बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है वही चीज़ों को, जो कि सच है उसी के बारे में एग्जाम्पल्स देने चाहिए। उदाहरणों का प्रयोग शुष्क एवं नीरस शिक्षण को रोचक एवं सजीव बनाने के लिए करना चाहिए। उदाहरण ऐसे हों जिन्हें छात्र सरलतापूर्वक समझ सकें। देखिए एग्जाम्पल्स ऐसे देने चाहिए हमें जिससे कि वो छात्रों की समझ में आए, उन्हें नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि नॉलेज है नहीं, वो जानते ही नहीं है, आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स वहाँ काम नहीं करेंगे और जो पाठ्य वस्तु है उसे वो रोचक और आसान बनाने की बजाय वो उसे कठिन बना देंगे और जो क्लास में जो माहौल होगा वो ऊब वाला हो जाएगा, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें। आवश्यकता अनुसार ही उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उदाहरणों से भी छात्र ऊबने लगते हैं। जितनी ज़रूरत है उतने ही एग्जाम्पल्स देने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देते ही चले जा रहे हो तो वो चीज़ भी
नहीं होनी चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत करते समय शिक्षक को उचित मुद्रा में, उचित स्वर से तथा उचित गति से उदाहरण देने चाहिए। उदाहरणों में विविधता होनी चाहिए। एक ही प्रकार के उदाहरण छात्रों की रुचि पाठ में कम कर देते हैं। आप बार बार एक ही एग्जाम्पल्स देंगे तो वो उन्हें इतना रट जाएगा और वो उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। तो आप एग्जाम्पल्स हमेशा चेंज करके दीजिए। अच्छे परिणामों के लिए कठिन अंशों तथा अमूर्त विचारों के रखने के तुरंत बाद ही उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरणों का संबंध मूल पाठ से अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उदाहरणों की दुनिया में खोकर मूल पाठ से हाथ धो बैठेंगे। एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे वो रिलेट करते हैं, उससे वो संबंधित हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल्स कहीं और के और आपका चैप्टर कोई और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरणों के प्रयोग के समय शिक्षकों को शिक्षण सूत्रों के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये आपको समझ आया होगा कि जो एग्जाम्पल्स देते हैं तो उनका यूज़ जो शिक्षक करते हैं, तो उस समय एग्जाम्पल्स को यूज़ करते समय शिक्षकों को इस सूत्र का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब ज्ञात यानी कि एग्जाम्पल्स ऐसे देने चाहिए कि वो उनके बारे में जानते हैं, छात्र को उनकी नॉलेज है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए कि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हों। चलिए आगे देखते हैं। वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि ऐसा नहीं कि छात्रों को उनकी नॉलेज ही नहीं है, आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो वो वहाँ काम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए जाएं जो छात्रों के घरेलू विद्यालयीय वातावरण से संबंधित हो। मतलब एग्जाम्पल्स ऐसे हों जो छात्रों के घरेलू या जो विद्यालय के वातावरण है या घरेलू जो वातावरण है उससे संबंधित हो। वो चीज़ें उसकी समझ में जल्दी आती हैं। बड़ी कक्षाओं की तुलना में छोटी कक्षा के छात्रों के लिए उदाहरण विधि ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चों का अनुभव व ज्ञान कम होता है। वे पाठ को उदाहरणों के माध्यम से सहज में ही समझ लेते हैं। आगे देखते हैं, ये दृश्यात्मक उदाहरण किस तरह से होते हैं और क्या काम करते हैं, इसे देखते हैं हम। दृश्यात्मक उदाहरण को प्रदर्शनात्मक उदाहरण अथवा वस्तु रूप उदाहरण भी कहा जाता है। ये इसके कई नाम हैं, तो आप लोग इस नाम को ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि इसमें आ जाए कि प्रदर्शनात्मक उदाहरण कौन सा होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि अरे हमने तो दृश्यात्मक किया था और ये कौन सा आ गया। तो इसके कई नाम हैं। दृश्यात्मक उदाहरण को प्रदर्शनात्मक उदाहरण या वस्तु रूप उदाहरण भी कहा जाता है, किसी भी नाम से आ सकता है। इन उदाहरणों में देखने और समझने की क्रियाएं समावेशित हैं, अतः इस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग छात्रों के देखने और समझने के क्षेत्र में भी उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है। दृश्यात्मक उदाहरणों के प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे शिक्षण अधिक सजीव और सरल हो जाता है। देखिए, जो दृश्यात्मक एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि छात्र देख भी रहा है और सुन भी रहा है, टीचर बोल रहा है और दिखा भी रहा है। तो इसका मतलब जो छात्रों की ज्ञानेंद्रियां हैं देखने की और सुनने की, तो वो दोनों एक साथ काम कर रही हैं। तो इससे क्या होता है कि जल्दी और स्थायी याद होता है बच्चों को। तो इसलिए ये जो दृश्यात्मक उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये जो पाठ्य वस्तु है उसको सरल और सजीव बना देती है, जिससे बच्चों को पाठ्य वस्तु स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। कमजोर तथा मंद बुद्धि वाले छात्रों में दृश्यात्मक उदाहरणों के प्रयोग से पाठ जल्दी और सही ढंग से स्पष्ट होने लगता है। वही चीज़ है जिसमें ज़्यादा अब कोई चीज़ हम खाली सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा
बजाय इसके कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो हमारी दोनों ही जो ज्ञानेंद्रियां हैं तो वो दोनों काम कर रही हैं एक साथ, तो उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। अब दृश्यात्मक उदाहरणों के अंतर्गत कौन से ऐसे वो हैं जो हेल्प करते हैं, तो उसमें है जैसे मॉडल है, प्रतिरूप बोलते हैं इसे, चार्ट है, रेखा चित्र है, ग्राफ है, मानचित्र है, चित्र है, ग्लोब है आदि। ये क्या है? ये सारे दृश्यात्मक उदाहरणों में जो उपकरण यूज किए जाते हैं वो हैं। चलिए आगे देखते हैं। दृश्यात्मक उदाहरणों का प्रयोग, किस तरह से इसका यूज किया जाता है और क्या सावधानियां इसमें हमें बरतनी चाहिए। पाठ योजना के निर्माण के समय ही शिक्षक को सोच लेना चाहिए कि वह पाठ के किन अंशों को स्पष्ट करने के लिए कब और कौन से दृश्यात्मक उदाहरणों का कैसे कैसे उपयोग करेगा। योजना के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये इसकी वही चीज़ है कि किस तरह से इसका यूज़ करना है, कौन से अंश को स्पष्ट करना है, किस समय हमें अपने जो हमारे उपकरण हैं उनका यूज़ कब कब करना है, किस तरह से करना है, वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। दृश्यात्मक उपकरणों का प्रयोग पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया जाना चाहिए। दृश्यात्मक उदाहरण सरल, सजीव व आकर्षक तथा सटीक होने चाहिए। दृश्यात्मक उदाहरणों जैसे चार्ट या मॉडल आदि का आकार कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि कक्षा में बैठा प्रत्येक छात्र आसानी से उन्हें देख सके। देखिए, दृश्यात्मक उदाहरण सरल, सजीव व आकर्षक और सटीक होना चाहिए। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास होने चाहिए जिससे वो सरल बना सकें, पाठ को सजीव बना सकें और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकें। और जो हमारे मॉडल हैं, यानी कि जो भी हमारी हम उपकरण यूज़ कर रहे हैं, तो उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि क्लास में बैठे हर छात्र को वो अच्छी तरह से दिखाई दे। दृश्यात्मक उदाहरणों का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब उनका प्रयोग अनिवार्य तथा आवश्यक हो। बिना आवश्यकता के इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो अच्छा है। दृश्यात्मक उदाहरणों का प्रयोग करते समय कक्षा में उचित कक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और दृश्यात्मक उदाहरणों को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। दृश्यात्मक उदाहरणों को देखने, समझने तथा उनका निरीक्षण करने की पूरी सुविधा तथा आवश्यक समय अवश्य देना चाहिए। इन उदाहरणों के प्रयोग में आवश्यकता से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। जितनी देर आवश्यक है उतनी ही देर इन्हें देखने के लिए दी जानी चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति के बाद इन्हें हटा देना चाहिए। देखिए, जब हम इसका यूज़ कर लेते हैं कि हमें दृश्यात्मक उदाहरण देने के लिए हमने उपकरण का यूज़ किया, उसके बाद हमें तुरंत ये उपकरण वहाँ से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे नहीं हटाएंगे तो हमारा जो उद्देश्य है उसे दिखाने का, हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? इसका एक रीज़न ये है, अगर वो हम वहीं रखे रहने देंगे तो बच्चों का जो माइंड है वो उसी में उपकरण में ही लगा रहेगा। वो आपकी जो बात है, आप जो उसे समझाएंगे वो नहीं सुनेंगे, वो उनका दिमाग उसी उपकरण को देखने में लगा रहेगा। तो इसीलिए उसे तुरंत हटा देना चाहिए जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाए। दृश्यात्मक उदाहरण को बार बार कक्षा में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अनावश्यक रूप से समय नष्ट होता है और कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। दृश्यात्मक उदाहरणों में विविधता होनी चाहिए। हर बार अलग अलग उपकरण का यूज़ होना चाहिए। दृश्यात्मक तथा शाब्दिक उदाहरणों को हेर फेर के साथ एक के बाद एक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिक्षक को दृश्यात्मक उदाहरणों के मनोरंजनात्मक मूल्य की अपेक्षा उसके शैक्षिक मूल्य पर विशेष बल देना चाहिए। शिक्षक को जो आपका दृश्यात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उसके जो मनोरंजक मूल्य हैं वो ठीक है, वो भी बताओ, लेकिन जो शैक्षिक मूल्य है उस पर विशेष बल देना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। इस प्रकार की प्रविधि का उपयोग बड़ी कक्षाओं की तुलना में छोटी कक्षाओं में ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि देखिए, क्यों किया जाता है? क्योंकि छोटे बच्चों को कोई चीज़ हम दिखाएंगे तो उन्हें ज़्यादा उसमें रुचि होगी बजाय बड़ी क्लास में। तो
इसीलिए छोटी क्लास में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दृश्यात्मक उदाहरण को देखने, निरीक्षण करने तथा समझने के बाद छात्रों को शंका समाधान के भी अवसर दिए जाने चाहिए तथा उन्हें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये जब हमने अपना जो एग्जाम्पल है हमने यूज़ कर लिया और उपकरण भी दिखा दिया, तो उसके बाद बच्चों के माइंड में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसका भी उन्हें समाधान करना चाहिए। एक शिक्षक को उन्हें टाइम देना चाहिए कि जो भी बच्चा उसके बारे में कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है और एक शिक्षक को उनके प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। प्रश्न परीक्षा तथा प्रत्युत्तर प्रविधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं। इनका वर्णन शिक्षण की नीतियों वाले, देखिए ये जो हमारी 8th वाली थी ये तो हमारी फिनिश हो गई है। 7th वाली जो थी हमारी उदाहरण प्रविधि, ये हमारी एग्जाम्पल्स वाली, ये हमारी फिनिश हो गई है। और हमारी 8th जो थी प्रश्न परीक्षा और प्रत्युत्तर प्रविधि, तो ये हमारी हम देख लेंगे इसे। वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी समझ में भी आ रही होगी कि प्रश्न परीक्षा तथा प्रत्युत्तर प्रविधि क्या होती है। तो इसके बारे में अगर मुझे लगेगा तो मैं दोबारा से इस पर भी वीडियो बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ है। आप देखिए, जब भी हम कुछ पाठ्य वस्तु तैयार करते हैं तो उसमें प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर हम देते हैं छात्रों के, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो उसके बारे में सब जानते ही होंगे। और मैं देख लूँगी, जैसे भी होगा तो मैं बता दूँगी इसके बारे में। बाकी हमारी प्रविधियाँ आज फिनिश हो गई हैं और ये जो रह गई है तो इसके बारे में देख लेंगे। अगर लगेगा ज़रूरी है तो बता दूँगी, और अगर किसी को जानना हो तो बता दीजिएगा, तो मैं फिर तो बना ही दूँगी, इसके बारे में वीडियो अपलोड ज़रूर कर दूँगी। बाकी हमारी ये प्रविधियाँ आज फिनिश हो गई हैं। अब हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे, और किसी को अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो वो कमेंट कर सकता है, तो मैं पहले उसे स्टार्ट कर दूंगी, बाकी फिर मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।